गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान वैवेद्य शिक्षा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर से अभिप्राय क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज आपको इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा बीएड सेकेंड ईयर का अधिगम आकलन से संबंधित पेपर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक कल वाले वीडियो में लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि आकलन के अधिगम के स्तर है, अधिगम के सोपान है। अधिगम के सोपान के बारे में हमने देख लिया था। अधिगम के स्तर थोड़ा सा उसका हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसमें थोड़ा सा और विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये जो विभिन्न प्रकार के स्तर हमने डिसाइड किए थे, अधिगम के 3 अधिगम के स्तर बताए गए थे। एक तो स्मृति के आधार पर है, दूसरा बोध है, तीसरा चिंतन लेवल है। चिंतन लेवल जो था वो सबसे हाईएस्ट, सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसको सबसे लोअर कैटेगरी में रखा गया। लोअर में क्यों रखा गया? क्योंकि ये रटने पर जोर देने वाला है। इसी से संबंधित आज हम कुछ जानकारी लेने वाले हैं। ये जो अधिगम का स्मृति स्तर होता है, स्मृति का मतलब क्या है? मेमोरी से जुड़ा हुआ है। यानी मेमोरी क्या है? किस प्रकार से एक शिक्षक शिक्षार्थी को अधिगम करवा रहा है, शिक्षण का कार्य कर रहा है, उस दौरान वो क्या किस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देता है कि बालक उसको समझे, लेकिन रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कहने का मतलब कि ये जो शिक्षण अधिगम का स्मृति स्तर है, ये सिर्फ शिक्षक पर आधारित है। शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। शिक्षक और पाठ्य वस्तु ही सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। बालक जो शिक्षार्थी है, उसका स्थान क्या मान लिया गया है? गौण मान लिया गया है। अब यदि बात करें कि ये अधिगम का जो स्मृति स्तर है, इसमें हम क्या सुझाव दे सकते हैं या किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये अधिगम जो स्मृति स्तर है, ये किस लेवल पर हम ऊपर ले जा सकते हैं, या इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये जो शिक्षण का स्तर होता है, यदि हम इसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं या इसको और अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने बताए थे सुझाव कि इसको प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हम अपना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हम कर सकते हैं, जिससे कि स्मृति स्तर है उसको थोड़ा सा ऊपर हमें ले जा सके। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि शिक्षण का जो कार्य होता है, जो शिक्षण का स्तर है, वो शिक्षण कार्य के अंदर, शिक्षण कार्य में जो स्तर होता है, कौन सा? स्मृति स्तर है। इसको एक सार्थक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सार्थक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, कि जो भी विषय वस्तु हम ले रहे हैं, सामग्री जो ले रहे हैं, वो हमारी सार्थक हो। ये नहीं है कि इसका कोई उपयोग नहीं है या बच्चों पर हमें थोप रहे हैं। दूसरा कि विभिन्न जो जटिल तथ्य होते हैं, जो घटनाएं होती है, जो कि जटिल प्रत्ययों से जुड़ी हुई है, जटिल प्रत्यय है, उन जटिल प्रत्ययों घटनाओं को एक साहचर्य स्थापित करके, यानी जो जटिल घटनाएं हैं उनको इजी बनाने का कार्य किया जाना चाहिए। किसी दूसरी सामान्य जो घटनाएं होती है, सामान्य कोई प्रत्यय होता है, उससे जोड़ करके उसको साहचर्य करके उसके साथ में आइसोलेटेड या एसोसिएट करके क्या कर देना चाहिए, बच्चों के सामने उसको सामान्य प्रकार से रख देना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी क्या होगा? रटेगा, लेकिन रटने के बजाय वो क्या करेगा? थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो विभिन्न जटिल प्रत्यय है जो उसको रटने में कठिनाई आ रही है, और अब उसने क्या कर लिया है? उसको अपने साथ में साहचर्य कर लिया है। तो जटिल जो प्रत्यय होते हैं, जटिल प्रत्ययों के साथ साहचर्य
कर लेना चाहिए, जिससे कि वो जटिल प्रत्यय है वो याद करने में उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। यानी ये कार्य अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो कार्य शिक्षण का वो क्या हो जाएगा, प्रभावशाली बन जाएगा। ठीक है, प्रभावशाली बनाने के लिए ये सब हमें करना अनिवार्य होता है। तीसरा हमें ये बताया गया कि जो ये हम लोग सिलेबस लेते हैं या कोई टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक का पहले तो हमें संपूर्ण ज्ञान जो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो हमें सामान्य बातें दी जानी चाहिए। बच्चों को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, उस खंड को यानी उस पूरे लेसन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी पहले संपूर्ण खंड की जानकारी देती और उसके बाद में उस खंड को क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले संपूर्ण खंड की जानकारी दी जानी चाहिए और उसके बाद में इसको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, पहले हम एक भूमिका बांधते हैं कि आज हम इस जैसे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करें अधिगम का स्मृति स्तर, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, एक भूमिका बांधेंगे। अधिगम क्या होता है, अधिगम में क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती है, किस प्रकार से कक्षा का माहौल होना चाहिए, किस प्रकार से कक्षा के अंदर भौतिक संसाधन उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, बालक कैसा उसको रेस्पॉन्ड करे, ये सारी चीजें हम जब जान जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि आज हम इसके स्मृति स्तर इसके विभिन्न स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें डिटेल से स्मृति स्तर पर हमारा फोकस रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक भूमिका बन गई और उस भूमिका में हमने सारी वो चीजें बता दी जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम अधिगम के जो स्मृति स्तर है उससे संबंधित सामान्य जानकारी देंगे, फिर उसमें क्या कमियां हैं उनको देखेंगे, उसको हम जब शिक्षण कार्य में ढालते हैं तो उसके सोपान कौन से होने चाहिए, उसकी जो कमियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारे क्या होंगे, टॉपिक टू टॉपिक चलने वाले प्रोसेस होंगे, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, जो अधिगम का कार्य है वो क्या होगा, बहुत ही आसान बन जाएगा। कोई भी घटना है, कोई भी ऐसा तथ्य है, उसको छात्र की स्थायी स्मृति जो है उससे संबंधित कर देना चाहिए, जिससे उसके मस्तिष्क के अंदर वो लंबे समय तक बनी रहे। यानी कोई भी घटना है, कोई भी प्रत्यय है, उसको उस बालक की जो चिरस्थायी स्मृति है, जैसे अधिगम है, इसके बारे में मैं आपको बार बार कहूंगी, अधिगम का मतलब सीखना है, जो जीवन पर्यंत चल रहा है, इसका मतलब आपके मस्तिष्क में ये चीज बैठ गई। और अब अधिगम आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सीखने से अभिप्राय है। अब सीखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बालक का कुछ होगा और जो वृद्ध होगा उसका कुछ होगा, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ अंतर लिए हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम अधिगम शब्द को काम में लेंगे तो हमारे माइंड में तुरंत क्या आ जाएगा, सीखने से संबंधित बात हो रही है। तो पहले जो ये जटिल घटनाएं होती है या विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है, विभिन्न प्रत्यय होते हैं, विभिन्न जटिल जो प्रत्यय है, जैसे इसमें लिया है ना सहचार्य, ऐसे ही विभिन्न जटिल प्रत्ययों को छात्र के मस्तिष्क में चीर स्थायी बनाने के लिए, चीर स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको पूर्व की जो उसके मस्तिष्क में जो सामग्री है उससे संबंधित या उसकी सोच है उससे उसको क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। मस्तिष्क में चीर स्थायी बनाने के लिए उसको उसके पूर्व जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान या स्मृति है, उससे स्मृति से संबंधित करना, जिससे क्या हो जाएगा कि उसके मस्तिष्क में वो चीज स्थायी बन जाएगा। चीज स्थायी का मतलब क्या है, लंबे समय तक उसके साथ में वो चीज रहेगी। ठीक है, अगला हम कुछ शिक्षण सूत्र को देखें।
फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु सामग्री हम प्रस्तुत करेंगे तो जैसे अभी कहा है ज्ञान से संबंधित कि पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, ज्ञात है, और फिर उसको अज्ञात की तरफ हमें लेकर जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक शिक्षण सूत्र और होता है, संपूर्ण से अंश की ओर। जैसे अभी हमने लिया था संपूर्ण खंड की जानकारी दी जानी चाहिए, फिर उनको छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देना चाहिए। तो संपूर्ण से अंश की ओर, इस शिक्षण सूत्र को भी हम इसमें काम में ले सकते हैं। ऐसा साइकोलॉजिस्ट और शिक्षाविद थे, विद्वान थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। अगला एक चीज और है कि जब बालक की मानसिक थकान महसूस कर ले, यानी बालक थक चुका है, ये ज्ञान जब हमें हो जाता है उस समय उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि तुम्हें ये याद करना है। क्यों? क्योंकि उसके उस समय उसकी जो थकान है वो उसकी रुचि में बाधा उत्पन्न कर देगी। ये बाधा जब रुचि में उत्पन्न होगी तो इसका मतलब उसकी रुचि नहीं रहेगी। तो उस समय क्या करना चाहिए, उसको ब्रेक देना चाहिए कि थोड़े समय के लिए आप रेस्ट लीजिए, उसके बाद में हम धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो जब ये कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मानसिक थकान से बालक उबर जाएगा, और जब वो उबर जाएगा तो वो क्या करेगा, उस विषय वस्तु को इजीली याद कर लेगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसकी मानसिक थकान, मानसिक थकान। क्यों? उसको विषय वस्तु याद नहीं होगी, इसलिए इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसका विषय वस्तु पर हमें ध्यान दिलवाना है, उसको याद करवाना है। तो इसके लिए उसकी मानसिक थकान को विशेष ध्यान में रखना चाहिए, हमारे द्वारा ये कार्य होना चाहिए। एक हमें पुनर्बलन व प्रोत्साहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनर्बलन और प्रोत्साहन का कार्य होगा तो बालक क्या करेगा, उस कार्य में रुचि लेगा, उस विषय वस्तु को और अधिक अभ्यास करने का प्रयास करेगा, उसको और अधिक याद करने का कार्य करेगा। तो ये भी हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। एक हम ले सकते हैं, इसी में आगे लिखती हूँ नोमा, कि अभ्यास के ऊपर दबाव देना। अभ्यास के लिए उसको क्या करना, जैसे कोई कार्य चल रहा है और बालक की याद नहीं हुआ और फिर हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं बालक पर, क्योंकि इस समय हम क्या ले रहे हैं, तुरंत स्तर, इसके अंदर शिक्षक तो प्रभावी है लेकिन बालक क्या है, गौण है, बालक कुछ नहीं कर रहा, वो निष्क्रिय बैठा है और हम उसके ऊपर थोप रहे हैं, कोई भी कार्य है उस पर दबाव बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको समय नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं हुआ या तुमने इसको याद करके नहीं बताया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो और अधिक दबाव की स्थिति में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इस स्मृति स्तर को सुधारना है, तो इसके लिए उसको समय दिया जाना चाहिए। कौन सा, अभ्यास के लिए, अभ्यास के लिए समय दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो और अधिक उसको निखारने का कार्य करेगा, याद करने का कार्य करेगा। ठीक है, अब जैसे शिक्षण जो है उसकी इस कार्य में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि शिक्षक का व्यक्तित्व है वो भी क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, एक रोब होना चाहिए। रोब का मतलब क्या है, ये नहीं है कि हम आए और थोड़ा ऐसे गुस्से में आ गए तो बच्चे क्या हो जाएंगे, चुपचाप शांत होकर के बैठ जाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं उसको वो सुनने जा रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस रोब से वो हमारा जो पढ़ाया हुआ है उसको पूरी तरह से वो समझ ले, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे सामाजिक प्राणी है, जो अध्यापक है वो सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि उसको विभिन्न जो क्लास है
उनके अंदर जाना होता है, बहुत तरह के स्टूडेंट्स उसको सिखाने का कार्य करना होता है, उनको फेस करता है। तो सामाजिकता का गुण उसमें होना चाहिए। दूसरा, जब हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो ये नहीं है कि तुरंत हमें उग्र हो गए, बच्चों को याद नहीं होगा, उग्र हो गए, ऐसा वहां पर नहीं होना चाहिए। पोलाइटली बच्चों के साथ में प्रस्तुत होना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो वो कार्य हमारा क्या होगा, प्रभावशाली बन जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कुछ सुझाव दिए गए हैं, यदि हम ऐसा करेंगे तो इसको प्रभावशाली बना सकते हैं। किसको, अधिगम के स्मृति स्तर को। ठीक है, अब हम इसकी कुछ जो सोपान है उनको हम अध्ययन करेंगे। सोपान किसके, अधिगम के स्मृति स्तर के सोपान। ठीक है, पहले कल जो हमने वीडियो में लिए थे वो तो किसके थे, अधिगम के सोपान थे, और अब जो हम लेंगे वो है हमारे इसके जो अधिगम का स्तर डिसाइड किया गया है, कौन सा, स्मृति स्तर, इसके सोपान की बात करेंगे। अधिगम के स्मृति स्तर के सोपान। ठीक है, यहां पर लिख देती हूँ, अधिगम का स्मृति स्तर के शिक्षण के सोपान। शिक्षण के सोपान कौन कौन से, जैसे लेसन प्लान बनाते हैं हम लोग, क्लास में हम लेसन देते हैं, तो उस समय हमारा लेसन प्लान जब बनता है तब हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। कैसे, जैसे कि हमें उस लेसन को बनाना है तो उसमें स्टार्टिंग में ब्लैक बोर्ड पूर्ति करना है, उसका प्रकरण लिखना है, फिर प्रस्तावना क्वेश्चन करना है, फिर पूर्व में ज्ञान से उसको जोड़ते हुए उसको अध्यापक कथन करना होता है, जिसके अंदर प्रकरण के बारे में जानकारी होती है। फिर जो आगे का कार्य प्रोसेस है, पाठ्य वस्तु को पढ़ाना है, कौन से तरीके से मेथड से उस मेथड को अप्लाई करते हैं, शिक्षण विधियों को काम में लेते हैं, और विभिन्न प्रकार से उस सामग्री को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से तरीके हम ले सकते हैं जिससे कि बच्चा आसानी से उसको कैच कर सके, उसको सीख सके, उसको लर्न कर सके। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हैं। ऐसे ही अधिगम का जो स्मृति स्तर है, इसमें भी क्या होता है, कुछ सोपान डिसाइड किए हुए हैं, उनको क्रम से देखते हुए ही शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जाता है। अधिगम के इससे शिक्षण जो स्तर है उसको प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले यदि हम देखें कि ये जो स्मृति स्तर होता है, इसके अंदर जो शिक्षण के सोपान है उसमें सबसे पहले हमने अभी लिया है कि उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। उद्देश्य क्या है, जैसे हमें कक्षा के अंदर छात्रों को कोई टॉपिक पढ़ाना है, वो टॉपिक बच्चे को जब भी हमने पूछा तो वो उसका पुनः दोहरा सके, ऐसी स्थिति उस बच्चे के अंदर हमने हमारे द्वारा लाई जानी है। अर्थात उद्देश्य निर्धारित कर दिया, कोई भी विषय वस्तु है, जैसे आज की विषय वस्तु यही है अधिगम का स्मृति स्तर, तो बालक के लिए हम क्या मेरी कोशिश क्या रहेगी कि जब भी मैं किसी से पूछूं, किसी भी बच्चे से पूछूं, जो बच्चे मेरी क्लास में हैं उनमें से किसी बच्चे को पूछूं तो वो मुझे बताए कि शिक्षण के सोपान चल रहे हैं जिनका क्रम इस प्रकार से है, या जो शिक्षण अधिगम के जो स्तर बताए गए हैं उनका क्रम ये है। इस प्रकार से हम इनके बारे में देखते हैं। अब बच्चा समझा सके या नहीं समझा सके, लेकिन वो उसके याद होने चाहिए कि ये 8 इसके सोपान लिए थे, 3 इसके स्तर लिए, इनके नाम लिए हैं। कहने का मतलब कि जब भी उससे पूछा जाए तो वो दोहरा दे उस चीज को। तो ये उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही इस प्रकार के स्मृति स्तर के लिए सोपान तैयार किया गया। कौन सा, उद्देश्य का, यानी तथ्य है और सूचनाएं हैं, उनको रट करके जब भी उसके कहा जाए तो वो उसको पुनः दोहरा सकता है। ऐसा पुनः प्रत्यास्मरण और अभ्यास करने के योग्य उसको बना दिया जाता है। ठीक है, कि बार बार वो अभ्यास करे और उसके अभ्यास करने का योग्यता उसके अंदर आ जाए, ऐसी कोशिश की जाती है, उसका उद्देश्य निर्धारित रहता है। दूसरा है संरचना। संरचना का मतलब क्या है, जैसे कोई भी लेसन हमें प्लान करना है, उसके लिए हमें देखेंगे, जैसे अभी पहला जो टॉपिक था इससे संबंधित है वो ये था, इस टॉपिक से पहले
जो था वो कुछ सुझाव थे। फिर ये सोपान आ गए, फिर हम कुछ कमियां लेंगे, फिर उसमें सुधार की गुंजाइश हम रखेंगे। तो ये 4 हमने महत्वपूर्ण टॉपिक ले लिए। तो ये टॉपिक लिए हैं तो ये हमारी क्या है, एक संरचना है। और इस संरचना को पंचपदीय जो पद्धति जो हर्बर्ट और उसके शिष्यों ने डिसाइड की थी, वो उसके ऊपर जो कार्य किया गया था वो इस संरचना के अंतर्गत ही आता है। पंचपदीय धारणाएं आपने पढ़ी होगी हर्बर्ट की, उसके स्पेंसर, हंट और एक और उनका शिष्य था, उन्होंने मिलकर के ये कार्य किया था। वास्तविक रूप से हर्बर्ट जो थे उन्होंने सिर्फ 4 पद ही दिए थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनका सहयोग करते हुए इसको 5 पदों में विभक्त कर दिया था। पहला पद कौन सा होता है, वही हम लोग जब ये लेसन प्लान करते हैं तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए पंचपदीय संरचना वाला कौन सा, हर्बर्ट व इनके शिष्यों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से थी, जैसे पहले आपने कहा है तुम्हें प्रस्तावना व तैयारी। भी प्रस्तावना कर ली, प्रस्तावना प्रश्न पूछ लिए, उसकी तैयारी हो गई, उससे संबंधित जानकारी हमने बच्चों से ले ली है कि किस प्रकार से हम प्रस्तावना प्रश्न से प्रकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। अभी लिया था ना कि कौन से मेथड से, कौन से शिक्षण प्रणाली है उसको हम काम में लेंगे, शिक्षण विधि को काम में लेंगे, जो इजी से इजी बच्चा क्या करे उसको लर्न कर सकता है, इजीली उसको अधिगम कर सकता है। फिर तुलना व संबंध स्थापित करना कि जो भी कार्य किया जाएगा, जैसे ये स्मृति स्तर है, इसके विभिन्न स्तर है, जिसके अंदर स्मृति स्तर हो गया, बोध स्तर हो गया, चिंतन स्तर हो गया, तीनों की तुलना करना कि कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा निम्न कैटेगरी का है, कौन सा उन दोनों के बीच में आता है। उसके बाद में उनमें आपस में संबंध स्थापित करना कि ज्ञान जब तक नहीं होगा, स्मृति जब तक नहीं होगी तब तक बोध पर नहीं जा सकते, बोध नहीं होगा तब तक उसका चिंतन स्तर में सुधार नहीं हो सकता। इसका मतलब इनमें क्या हो गया, एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित हो गया, उनमें आपस में संबंध स्थापित हो गया। इस कार्य के लिए जब इनमें संबंध और तुलना कर ली जाती है तब हम कहते हैं इसका सामान्यकरण हो गया, सामान्यीकरण, यानी इसको एसोसिएट कर लिया गया है, सामान्यकरण की स्थिति में आ गया है। अब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रयोग, यानी कौशल से संबंधित, कौशल का जो गुण है वो आ जाएगा। ये पंचपदीय धारणा थी जो कि हार्वर्ड और उनके शिष्यों के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, किसमें लिया है, संरचना से संबंधित कि ये कार्य होता है। कोई भी हम लेसन प्लान कर रहे हैं तो ये विभिन्न प्रकार की तैयारियां हमारे द्वारा की जानी चाहिए। तो ये शिक्षण का सोपान हो गया, यानी उद्देश्य के बाद में महत्वपूर्ण क्या है, ये तो कार्य है जिसके आधार पर हम इजीली इनको कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरी जो है वो है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली का मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कोई भी अध्यापक है वो क्या होता है, व्यवसायिक होता है, उसका कार्य क्या है, व्यवसायिक है। व्यवसायिक का मतलब क्या है, वो शिक्षा प्रदान कर रहा है, यानी एक व्यवसाय कर रहा है। ठीक है, वो बिजनेस नहीं है, शिक्षा को दे रहा है, शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है, वो उसका व्यवसायिक कार्य है। दूसरा शिक्षक जो होता है, अभी मैंने बताया था सामाजिक प्राणी होता है। जब तक शिक्षक के अंदर ये 2 प्रकार के गुण मौजूद नहीं होंगे तो वो अधिगम का कार्य नहीं करवा सकता। जब हम इस स्मृति की बात करते हैं तो ये वाला जो सोपान है सामाजिक प्रणाली वाला, इसके अंदर क्या है कि जो शिक्षक है उसको प्रभावशाली बता दिया, स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट क्या हो गया, गौण हो गया, स्टूडेंट गौण है, यानी उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। और टीचर क्या है, टीचर
महत्वपूर्ण है, यानी प्रभावी है। क्यों? क्योंकि ये व्यवसायिक है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक प्राणी, ये भी तो सामाजिक प्राणी है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल निष्क्रियता के रूप में, कि तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें सिर्फ याद करना है, मैं जो बोलूं उसी को ध्यान में रखना है, उससे ज्यादा तुम्हारा कोई भी क्लास के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो कोई भी वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बालक क्या है, निष्क्रिय है। वो बैठ जाएगा ऐसे करके, या कैसे भी स्थिति में बैठ जाएगा कि उसको तो सुनना है, सब सुनाएंगे, मैडम सुनाएंगे और हमें सुनना है, तो वो सुनते रहेंगे। इसका मतलब वो निष्क्रियता वहां पर आ जाती है। ये चीजें हम लेंगे, इसकी जो कमियां होंगी उनके अंतर्गत हम लेंगे, लेकिन ये सोपान से संबंधित है। फिर हम देखिए इसका मूल्यांकन, जैसे कि कल भी मैंने बताया था मूल्यांकन से संबंधित इनके बारे में, कि इसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ है उसको तो क्या कर दिया जाता है, मान लिया जाता है कि वो ठीक है। वस्तुनिष्ठता के ऊपर बालक प्रत्यास्मरण के आधार पर या प्रत्यास्मरण जो पद होंगे उनको ध्यान में रख करके उससे जो तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है उसको बार बार दोहरा करके, बार बार अभ्यास करके, वो रट करके हमारे सामने जो मूल्यांकन का कार्य होगा उसको वो सही तरीके से कोऑपरेट करने का कार्य करेगा। कहने का मतलब जब मूल्यांकन होगा तो वस्तुनिष्ठ पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जैसे उसका प्रत्यास्मरण पद है या अभिज्ञान का पद है, उनको यूज में लिया जाएगा कि उसके याद है कि नहीं है, उसने उसको अपने दिमाग में बैठाया कि नहीं बैठाया। ये कुछ एक लक्षण है जो कि बालक के अंदर मौजूद है, उन्हीं को ध्यान में रख करके वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाएगा, निबंधात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन जब वस्तुनिष्ठता की बात चलेगी तो क्या हो जाएगा, रटने पर है तो प्रत्यास्मरण से संबंधित या अभिज्ञान से संबंधित जो पद होंगे उनको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है। अगर हम ये जो दूसरा प्रकार, एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक होता है निबंधात्मक, तो इसमें कमी रहती है। निबंधात्मक में कमी क्या रहती है, ये आप बताएं। मैं निबंधात्मक में क्या होता है, बड़ा सा प्रश्न होता है, बालक ने रख लिया, लेकिन बीच में एक दो लाइन इधर उधर हुई तो वो प्रश्न जो उत्तर लिख रहा है उसका कुछ मीनिंग अलग निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो बालक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें कुछ कमियां दर्शाई जाएंगी, जिसकी वजह से मूल्यांकन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ बेस्ट है। इसके अंतर्गत इसको अगर हम ध्यान में रखें, निबंधात्मक वाला है वो इसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न सोपान है जिनको ध्यान में रख करके ये जो शिक्षण का कार्य है अधिगम से जुड़ा हुआ है, स्मृति स्तर है, उसका करवाया जाता है। जैसे सबसे पहले उद्देश्य तो निर्धारित होना ही चाहिए कि कोई भी घटना या कोई भी प्रत्यय के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो हम ये अपेक्षा करेंगे बालक से कि बालक उसका रेस्पॉन्स दे। जब भी हम उससे पूछे तो वो प्रत्यास्मरण करके बता दे, उसको दोहरा सके, उस घटना के बारे में जानकारी दे सके अपने मेमोरी में रखते हुए। तो ये उससे जो सूचना होगी या जो घटना होगी उसके रटने से संबंधित है, वो रट करके उसका जवाब दे देता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार से संरचना से संबंधित पंचपदीय धारणा हमने